चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं और उस 81,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट का विश्लेषण करते हैं जो भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर प्रस्तावित है। ये एक ऐसी योजना है जिसने पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। आज की इस चर्चा में सोर्स मटेरियल को बेस बनाकर इस प्रोजेक्ट की हर एक लेयर को बिल्कुल बारीकी से डिकोड किया जाएगा। शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। एक ऐसी प्रजाति जो 66 मिलियन साल पहले उस एस्टेरॉयड अटैक से भी बच निकली थी जिसने डायनासोर को खत्म कर दिया था। लेदरबैक सी टर्टल। ये दुनिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति है और इनका सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड जहां ये अंडे देते हैं वो है ग्रेट निकोबार का गैलाथिया बे। पर अब सोर्स मटेरियल बताता है कि इस नए प्रोजेक्ट की वजह से ये प्राचीन प्रजाति अपने अस्तित्व के सबसे बड़े खतरे से गुजर रही है। इस पूरे मुद्दे को सही से समझने के लिए इस एक्सप्लेनर को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहले मेगा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके पर्यावरण और इंसानी कीमत पर बात करेंगे, उसके बाद जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजिक विकल्पों का विश्लेषण होगा और आखिर में उन रेगुलेटरी विवादों को समझेंगे जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो बिना देर किए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये 81,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आखिर है क्या। इस योजना का स्केल सच में विशाल है। इसमें सिर्फ एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल ही नहीं बल्कि मिलिट्री और सिविलियन दोनों के लिए एक एयरपोर्ट, एक 450 MVA का पावर प्लांट और सबसे बड़ी बात, लगभग 3.5 से 6.5 लाख लोगों के लिए एक पूरी कमर्शियल टाउनशिप बसाने का प्लान शामिल है, जिसका पहला फेज 2028 तक चालू करने का टारगेट है। मतलब इस द्वीप का पूरा लैंडस्केप ही बदल जाएगा। और इस सब की लागत कितनी है? पूरे 81,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि इसके साथ एक ऐसी इकोलॉजिकल कीमत भी जुड़ी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और वहीं से हमारे विश्लेषण का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सरकारी दावों और इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट की चेतावनियों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ आंकड़ों की पेशकशी देखना दिलचस्प है। सरकारी फिगर्स बताते हैं कि पूरे अंडमान और निकोबार के जंगल का सिर्फ 1.82% हिस्सा कटेगा। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना? पर जब सोर्स के मुताबिक रियलिटी देखी जाती है तो पता चलता है कि अकेले ग्रेट निकोबार के स्पेसिफिक फॉरेस्ट एरिया का 15% हिस्सा साफ हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब है लगभग 1 करोड़ सदियों पुराने पेड़ों का कटना। ये पुराने जंगल एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं जो तापमान को कम रखते हैं और बारिश लाते हैं। इन्हें खोने का मतलब है सीधे तौर पर ज्यादा गर्मी और पूरे इकोसिस्टम का भारी नुकसान। और नुकसान सिर्फ पेड़ों का नहीं है। बताया गया है कि गैलाथिया बे में लेदरबैक टर्टल के 90% नेस्टिंग साइट्स खतरे में हैं। इसके अलावा 16,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनियों को या तो खत्म होना पड़ेगा या उन्हें रीलोकेट किया जाएगा। साइंटिस्ट इस रीलोकेशन को एक अनप्रूवन साइंस मानते हैं। साथ ही वहां पाए जाने वाले निकोबार लॉन्ग टेल मकाक जैसी दुर्लभ प्रजातियों और 2013 में घोषित यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए भी ये एक बड़ा संकट है। पर्यावरण से आगे बढ़कर इस मेगा डेवलपमेंट की एक ऐसी मानवीय कीमत भी है जिसे समझना बेहद जरूरी है। आते हैं सेक्शन 3 पर, जो वहां की सबसे कमजोर जनजाति की बात करता है। 2011 की जनगणना के इस आंकड़े पर ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ 29। ये पूरी आबादी थी बाहरी दुनिया से पूरी तरह से असंबद्ध शोम्पेन जनजाति की। ये एक ऐसी ट्राइब है जिनकी बाहरी बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी लगभग 0 है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स के बयान इतने सख्त हैं। लाखों बाहरी लोगों के आने और जंगल कटने से बीमारियों का एक ऐसा संकट आ सकता है जिसके लिए इनका शरीर बिल्कुल तैयार नहीं है। सर्वाइवल इंटरनेशनल और 13 इंटरनेशनल जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने तो इस प्रोजेक्ट को इनके लिए सीधे तौर पर डेथ सेंटेंस या नरसंहार के बराबर बताया है, जिसकी तुलना अमेरिका के नेटिव लोगों के इतिहास से की गई है, जहां बाहरी बीमारियों ने पूरी की पूरी आबादियों को ही तबाह कर दिया था। इन सब गंभीर खतरों के बावजूद इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। चलिए सेक्शन 4 में इस राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे की पड़ताल करते हैं। इस आर्ग्यूमेंट के सेंटर में है मलक्का जलडमरू मध्यम, यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच का वो चोक पॉइंट है जहां से दुनिया भर का 30% व्यापार और सालाना 94,000 जहाज गुजरते हैं। चीन का अधिकतम तेल आयात यहीं से होकर गुजरता है।
दावा ये है कि ग्रेट निकोबार पर मिलिट्री बेस होने से भारत इस रास्ते को चोक या अवरुद्ध कर सकता है, पर सोर्स यहाँ एक बहुत बड़ी भौगोलिक खामी की तरफ इशारा करता है। रियलिटी ये है कि असली संकरे चोक पॉइंट्स सिंगापुर और मलेशिया के पास हैं और ग्रेट निकोबार वहां से 200 से 300 किलोमीटर दूर अंडमान सी में है। तो इस आधार पर मलक्का को चोक करने का ये दावा थोड़ा कमजोर नजर आता है। लेकिन पल भर के लिए मान लेते हैं कि ऐसी नाकेबंदी मुमकिन भी है, तो क्या वो काम करेगी? यही हमारे विश्लेषण का 5वां सेक्शन है। इस चार्ट में चीन का ऑयल इंपोर्ट दिखाया गया है। ये सच है कि उनका 78% तेल मलक्का से ही आता है, लेकिन चीनी नेतृत्व ने साल 2003 में ही इस मलक्का दुविधा को पहचान लिया था और पिछले 2 दशकों से वे इस सटीक भेद्यता से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। चीन ने पहले से ही ढेरों ऑप्शंस तैयार कर लिए हैं, चाहे वो म्यांमार से होकर आने वाली डायरेक्ट पाइपलाइंस हों, ग्वादर पोर्ट वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट सप्लाई। यहाँ तक कि उन्होंने पोलर सिल्क रोड और अन्य वैकल्पिक जलडमरू मध्य तक को विकसित कर लिया है। तो हाँ, मलक्का ब्लॉक करने से चीन को नुकसान जरूर होगा, पर इन बाईपास मार्गों के कारण उनकी विशाल इकोनॉमी पूरी तरह ठप नहीं होगी। और आखिर में सेक्शन 6 पर आते हैं, जहां उस रेगुलेटरी प्रोसेस और इस पूरे प्रोजेक्ट के असली मकसद पर सवाल उठाए गए हैं। इतने बड़े नुकसान और क्वेश्चनेबल स्ट्रैटेजी वाले प्रोजेक्ट को आखिर इतनी जल्दी मंजूरी कैसे मिल गई? इस टाइमलाइन पर ध्यान देना जरूरी है। 1997 में गैलाथिया बे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। 2020 के मैप्स में वहां खूब सारे कोरल रीफ्स थे। फिर जनवरी 2021 में अचानक सेंचुरी को डी नोटिफाई कर दिया गया। उसके कुछ महीने बाद जो नए मैप्स आए, उनमें से कोरल रीफ्स पूरी तरह हटा दिए गए और फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA जैसे जटिल प्रोसेस को सिर्फ 6 से 7 दिन में पूरा कर लिया गया। क्रिटिक्स का तर्क है कि विनाश के वास्तविक स्तर को छिपाने के लिए ये बदलाव जानबूझकर किए गए थे। और प्रोसीजरल खामियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के मुताबिक ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय आदिवासियों की सहमति अनिवार्य है, लेकिन सोर्सेस की माने तो लक्ष्मीनगर ग्राम सभा ने इस प्रोजेक्ट को तब हरी झंडी दिखा दी जब वहां एक भी आदिवासी सदस्य मौजूद नहीं था। नेटिव निकोबारी और शोम्पेन आवाज़ों को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। तो जब जियोपॉलिटिकल लॉजिक उतना मजबूत नहीं लगता और पर्यावरण की मंजूरियां इतनी जल्दी मिली हैं, तो सवाल उठता है कि इस प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है। सोर्स के दावे के मुताबिक 116 में से 114 स्क्वायर किलोमीटर जमीन सिर्फ एक कमर्शियल टाउनशिप के लिए है, जिसमें कसिनो, रिजॉर्ट्स और एंटरटेनमेंट क्लस्टर शामिल हैं। अडानी पोर्ट समेत 11 बड़ी कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इसलिए क्रिटिक्स स्पष्ट रूप से यह तर्क देते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का उपयोग तो सिर्फ एक मुखौटे के रूप में किया जा रहा है। असली लक्ष्य प्राइवेट प्रॉफिट और कॉर्पोरेट मेगा टूरिज्म है। इस सब पर गौर करने के बाद स्क्रीन पर एक बड़ा और गंभीर सवाल बचता है। एक तरफ है अनुमानित और अत्यधिक डिबेटेबल रणनीतिक फायदा, और दूसरी तरफ है एक अनूठे पर्यावरण, सदियों पुराने पेड़ों और अति संवेदनशील जनजातियों का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। विकास की अंधी दौड़ में इस मेगा प्रोजेक्ट की वास्तविक कीमत क्या होनी चाहिए, ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा।